हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? इस शेयर टाइम में आप सबका स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अब जैसा कि हमने लास्ट पार्ट वन में हमने देखे थे कुछ क्वेश्चन एस सी एफ एल सी एम, है ना, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक सैंपल पेपर बना के लाया हूँ, ठीक है, जिसमें रियल नंबर्स के सारे मेन कॉन्सेप्ट हैं और मतलब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक नंबर में कैसे आ सकते हैं, दो नंबर में, तीन नंबर में, केस स्टडी भी आ सकती है। इस सैंपल पेपर को अगर आप कर लेंगे, ठीक है, तो आपका रियल नंबर एकदम कंप्लीट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं आएगा इससे। इसी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, यहाँ पर एमसीक्यू और असर्शन रीजन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पार्ट वन में भी कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यू और वाई स्क्वायर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोल रहा है, हमें क्या बोला है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी हिंदी में दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, ठीक है, जिसे हम कैसे लिखा हुआ है, ए जो है वो एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है, ठीक है, एंड बी, बी हमें दिया है एक्स और वाई क्यूब, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स, जहां पर एक्स और वाई जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम नंबर्स ही आते हैं। तो देन एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड करो, ठीक है, एचसीएफ हमें निकालना है, ए और बी का एचसीएफ बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो पार्ट वन में हमने क्या बताया था कि अगर एचसीएफ निकालना है तो छोटी पावर देखो, तो एक्स की छोटी पावर क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब या एक्स की पावर वन, तो एक्स की पावर यानी एक्स, और वाई में छोटी पावर कौन सी है ना, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब वाई स्क्वायर है। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, एलसीएम बोलेगा तो बड़ी पावर लेंगे, एलसीएम में एक्स की बड़ी पावर हो जाती और वाई की बड़ी पावर हो जाती, एचसीएफ बोलेगा तो छोटी पावर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, ठीक है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, द लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को क्या करती है, डिवाइड करेगी, ठीक है, डिवाइड करती है, लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, कि अगर 70 को डिवाइड करेगी तो 5 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, और 125 को डिवाइड करेगी तो 8 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। वो संख्या बताओ, वो लार्जेस्ट नंबर बताओ, ठीक है, जो 70 को भी डिवाइड करे और 125 को भी डिवाइड करे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर हम करते हैं, सबसे पहले ये देखो कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो जैसे रट के बैठ जाते हैं कि मैक्सिमम लिखा है तो एचसीएफ निकालना है और मिनिमम लिखा है तो एलसीएम। ज्यादातर तो ये वर्ड काम कर जाते हैं, है ना, मैक्सिमम, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, जब बच्चा क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है कि मैक्सिमम लिखा है एचसीएफ निकाल दिया, मिनिमम लिखा है एचसीएफ एलसीएम निकाल दिया, कहीं ना कहीं वो गलत हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है, देखो एचसीएफ जो होता है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया, इसमें क्या देखा हमने कि एचसीएफ जो है वो है ना छोटी पावर, यानी जो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो भी नंबर है, ठीक है, जो एचसीएफ आएगा वो कभी भी क्वेश्चन में दिए गए नंबर से बड़ा नहीं होता, हमेशा छोटा होता है, अगर बड़ा आ रहा है गलत है आपका आंसर, ठीक है। और एलसीएम अगर निकालना होगा तो वो कभी भी इन नंबरों से छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होगा। तो पहले क्वेश्चन को ये समझो कि जो हमें क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसका आंसर छोटा आएगा या बड़ा आएगा, अगर छोटा आ रहा है यानी एचसीएफ निकालो, बड़ा आएगा तो एलसीएम निकालो। तो कैसे पता लगाएंगे, देखो क्या बोला, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 और 125, अगर कोई नंबर, है ना, इसको अभी भूल जाओ, कोई नंबर अगर 70 को और 125 को डिवाइड करेगा तो जो भी नंबर, जो भी संख्या इन दोनों को डिवाइड करेगी वो इनसे बड़ी तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें किसी नंबर से तो छोटे नंबर से ही डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना, बड़ी संख्या। तो
हमें पता लग रहा है कि इन नंबर को कोई भी नंबर अगर डिवाइड करे तो वो कभी भी इनसे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। तो छोटा होगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। अब यहां पर बोल रहा है लिविंग रिमाइंडर 5 और 8 बच रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जो है, तो देखो इसको मैं यही करा देता हूं। और एक नंबर में क्वेश्चन अगर आया तो आपको जल्दी करना है, इसको भी आपको लिखना नहीं है, आपको सीधा ही है ना, आप जब पेपर में करोगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में ए और बी दोनों की वैल्यू दी जाएगी। अगर ऐसे पूछ रहा है तो सीधा छोटी पावर देख लो, एलसीएम पूछेगा तो बड़ी पावर, सीधा टिक लगा दो, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ऐसे ही अगर ये 2 नंबर में आता है तो कैसे करना है, 1 नंबर में आएगा तो कैसे करना है, तो 2 नंबर में अगर आया तो क्या करोगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सबसे पहले जो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, क्या दिया है, 70 दिया हुआ है और 125 दिया है, तो पहले 70 में से माइनस कर दो जो उसका रिमाइंडर जो बचेगा, और 125 में से माइनस कर दो जो रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अब 70 में से 5 माइनस करो कितना आ जाएगा, 65। 125 में से 8 माइनस करो कितना आ जाएगा, 117। ठीक है, और इन नंबर्स का क्या कर दो, अभी हमने क्या देगा, एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ निकाल दो, 65 के फैक्टर करो। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 5 से, और 117 के फैक्टर करो, किससे जाएगा, 9 से। ठीक है, तो 65 के फैक्टर आए 5 इंटू 65, और 117 के फैक्टर आ गए 9 इंटू 13। नहीं नहीं, यहाँ गलती हो गई, 5 इंटू 13। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, यानी कि जो एचसीएफ आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, 13। ठीक है, तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या होगा, वो 13 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर क्या बचेंगे, 5 और 8 बचेंगे। तो कभी भी अगर एचसीएफ निकालना हो और रिमाइंडर का क्वेश्चन हो तो जो नंबर आपको दिए हैं उसमें से माइनस कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा एचसीएफ निकालने। लेकिन पता है लगाना है एचसीएफ निकालें या एचसीएफ निकालें। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आई। तो पहले हमें देखना है कि जो भी आंसर आएगा, अगर वो छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकालना है, अगर बड़ा आएगा तो एलसीएम निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है, रिमाइंडर बचे, तो पहले उसको माइनस करो और इसको। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको नोट करना है स्क्रीनशॉट लेते रहना। ओके, तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखिए, ये तो हो गया कि हम 2 नंबर में आया तो ये पूरा ऐसे करके दिखाएंगे, लेकिन अगर 1 नंबर में आ जाते तो कैसे करोगे, तो सीधा आपको इतना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि यही चेक किया जाएगा आपका। ऑप्शन वाले क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि स्पीड में कितनी स्पीड, कितना माइंड तेज चलाते हो। तो हमें पता है, अब 70 में से 5 माइनस करो 65, 125 में से 8 माइनस करो 117 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों का फिर क्या करो, एचसीएफ निकाल दो सीधा। जितने ज्यादा स्टेप, मतलब लिखना नहीं है, जितना ज्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो 1 नंबर में, उतना ही आपका टाइम सेव होगा। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगा। कहीं आप सोचो कि हमने वीडियो देख ली है ना किसी की, और कहीं से बस ट्यूशन में गए पढ़ लिया, वीडियो में देख लिया आ गया, ऐसे नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलो, समझ आ गया होगा आपको, आगे चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एचसीएफ एलसीएम से एक फॉर्मूला है, पार्ट 1 में आप देखा होगा, है ना, मैंने बताया था। आगे चलो, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन दे रखा है। ठीक है, असर्शन रीजन, असर्शन दे रखा है, कथन, हिंदी में हम कथन बोलते हैं इसको। तो द नंबर 6 की पावर n, ठीक है, द नंबर 6 की पावर n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर, तो यहां पर जो नंबर है, संख्या है, वो 6 की पावर n है, और जो n होगा वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, कैन एंड विद द डिजिट 5, है ना, वो डिजिट 5 से क्या हो सकती है, एंड हो सकती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 नंबर में भी आते हैं और 1 नंबर में भी पूछ ले जाते हैं। जैसे यहाँ असर्शन रीजन बना के दे दिया उसी क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में भी दे सकता है। तो आप कैसे करोगे, देखो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, है ना, कि 6 की पावर n, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, 6 की पावर n जो है
वो क्या 5 से, है ना, एंड हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है, कैन एंड विद द डिजिट 5। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? अब पहले यहां पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो रख के देखो जरा, 6 की पावर अगर 1 रखोगे तो 6 आएगा, ठीक है, 6 की पावर 2 रखोगे तो 36 आएगा, 6 की पावर 3 रखोगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। यानी कि कोई भी पावर रखो, 6 की पावर कितनी भी करो आप, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और कोई डिजिट आएगा ही नहीं, उसका जो डिजिट होगा, ठीक है, वो कितना आएगा, 6। तो क्या 6 की पावर n जो है वो कभी 5 डिजिट से एंड हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 की पावर आप कितनी भी करो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 आती है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, असर्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब यहां पर क्या बोला, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज ऑफ द फॉर्म 2 इंटू 3 की पावर n। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 की पावर n के, क्या वो 2 इंटू 3 है की पावर n है? तो अगर 6 की पावर n है ना, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 तो होंगे। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड, 2 और 3, 2 3 जैसे 6, इसकी पावर n। तो ये सही है, रीजन सही है इसका, असर्शन गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये 2 नंबर में भी आता है, आगे होगा इसमें, ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको कराऊंगा, 4 की पावर n, 6 की पावर n, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रहा था कि 6 की पावर n जो नंबर है वो क्या 5 डिजिट के साथ एंड हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि 6 डिजिट के साथ एंड होता है ये हमेशा। और रीजन, इसके प्राइम फैक्टर जो है वो 2 इंटू 3 की पावर n होगा, क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, तो रीजन सही है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। चलो आगे करते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू एचसीएफ एलसीएम वाले फॉर्मूले से, और वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। चलिए, सेक्शन बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, एंड 7 इंटू 6, ये दो दे रखे हैं, ये अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, आर कंपोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, है ना, ये एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर क्यों है, यानी, ठीक है, भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले नंबर्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो, है ना, अपने टेबल में आते हैं और अपने टेबल के अलावा दूसरे के टेबल में भी आते हैं एक में, ठीक है, यानी जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर 2 ही होते हैं, 1 और वो खुद, ठीक है। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं, 1 में तो सब आते ही हैं, और अलग भी एक नंबर उसका फैक्टर हो, ठीक है। 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और एक नंबर में एक और चीज पूछी जा सकती है आपको, कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो 4 होता है। क्या होता है, 4, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर 4 होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं बताओ, एक तो 1 होता है, एक 4 होता है, और दूसरा क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 होता है। तो इसके फैक्टर अगर ऐसे लिख दें हम, 1 होता है और 2 होता है और 4 होता है, देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है ना। तो कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का सम और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर का सम बताओ। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या का योग बताइए। तो सबसे कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 4, ठीक है, और इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है
क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 में आता है। और ठीक है, इवन भी है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर भी है, सम संख्या भी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक नंबर में आ जाते हैं, तो हमें नंबर्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, ये कंपोजिट नंबर कैसे है, तो हमें यही प्रूव करना है कि इसके जो फैक्टर हैं वो ये अपने टेबल में भी आ रहा है और दूसरे टेबल में भी आ रहा है, ठीक है, अपने अलावा। तो 7 × 11 × 13 + 13 ये हमें दिया हुआ है। कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर देखो मुझे 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 7 × 11 इंटू यहाँ से 13 कॉमन किया 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 13 किया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 77 + 1 और ये 13 और ये क्या आ गया 78। यहाँ देखो है ना, तो यहाँ पर ये जो कोई भी जो भी नंबर होगा है ना, इसके जो फैक्टर आए वो 13 है और 78 है, ठीक है। यानी कि इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो ये अपने टेबल में तो आता ही आता है, बाकी दूसरे टेबल में भी आता है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। रोक दो वीडियो। तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे इसके फैक्टर आ गए 13 और 78 भी आ रहे हैं, और जो ये नंबर होगा ठीक है वो तो उसका फैक्टर है ही। तो अब यहाँ पर ठीक है, तो क्या लिख देंगे, इट हैज अ फैक्टर अदर देन 1 and itself, therefore it is a composite number, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसके गुणनखंड एक और है ना, इसके खुद स्वयं के अलावा भी अ, अन्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इट हैज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी करना है। यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा, बाकी जो नंबर बचेंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देना, सेम बन जाएगा, ठीक है। और यही लाइन लिख देना, इट हैज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। कर लेना, कोई डाउट होता है तो बताना। समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नोट करना है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404, 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 1 में करा चुका हूं, और कुछ नहीं करना आपको, फाइंड द एचसीएफ एलसीएम, दो नंबर आपको दिए हुए, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है दोनों नंबर का, और फिर इसको वेरीफाई कर देना है इस फॉर्मूले को, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, पार्ट 1 देख लेना, ठीक है, जिसने नहीं देखा। ओके, सिक्स क्वेश्चन देखो। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपका एक नंबर में भी आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एक नंबर में भी आता है और दो नंबर में भी आ सकता है। तो एक नंबर में आया तो डायरेक्ट करना है, पहले हम सीखते हैं कि कैसे करना है दो नंबर। बोला इफ द एचसीएफ ऑफ 408 और 1032, 408 ये दो नंबर दे रखे हैं, इनका जो एलसीएम है वो इस फॉर्म में है ना, इफ द एचसीएफ, इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है 1032m माइनस 408 मल्टीप्लाई 5, ये एचसीएफ है। ये अगर हमें m की वैल्यू पता लग जाए तो एचसीएफ निकल के आ जाएगा सॉल्व करके। तो बोल रहा है फाइंड करो m की वैल्यू, m का मान ज्ञात करो, ठीक है, इन दो नंबरों का। नंबर क्या दिए हुए हैं 408 और क्या दिया हुआ है 1032, है ना, ये दो नंबर हमें दिए हैं, इन दोनों का एचसीएफ जो दिया है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ निकाल लूं इन दोनों का, यहाँ एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख दूंगा और फिर ये एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोनों का एचसीएफ निकाल लो, नंबर तो हमें पता ही है, ठीक है। तो नंबर फाइंड क्या करो, एचसीएफ फाइंड कर लो, फैक्टर करो इनके, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 5 जा 2 1 जा, फिर 3 से जाएगा
और फिर 17 से ये जाएगा 2 5 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 9 जा, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा 3 4 जा 3 3 जा और 43 1 जा 3। तो चलिए 408 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। 1032 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43, ठीक है। अब इनका एचसीएफ निकाल लो आप, क्या आ जाएगा, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आया और ये 3 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 2 4 3 12, 2 2 4 2 8 3 24, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया हमारा कितना, 24 आ गया। अब यहाँ पर एचसीएफ की जगह हम क्या रख देंगे, एचसीएफ 24, और ये बाकी ऐसे ही रहेगा सेम, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, फॉर्म होगी इक्वेशन, ठीक है। तो 24 ये 1032 एम माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, ठीक है, ये आ गया। अब ये 20 ये माइनस का इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, एम यहीं रहने दो, इसको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 2064 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको कट करोगे, ये देखो ये डबल दिखाई दे रहा है हमें, तो ये कितने टाइम पे कट जाएगा, 2 टाइम पे, तो m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू आई वो 2 आ गई, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आया, ठीक है ना, तो आपको ऐसे करना है, ओके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट करके बताना कि क्या समझ नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर एक नंबर में पूछा जाएगा तो डेटा आपका सिंपल देंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन वगैरह। लेकिन अगर एक नंबर में क्वेश्चन आया तो आपको देखो इतना टाइम नहीं होता कि इतना आप सॉल्व करो, ठीक है ना, जल्दी करना पड़ेगा आपको एक नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। अब ऐसे क्वेश्चन एलसीएम के लिए भी आ सकते हैं कि इसका एलसीएम इस फॉर्म में, तो बताओ, तो नंबर आपको जरूर दिए जाएंगे ताकि आप एलसीएम फाइंड कर लो या एचसीएफ फाइंड कर लो, ठीक है। अगर एलसीएम दिया तो एलसीएम को रख दो, फिर एलसीएम निकाल लो दोनों नंबर्स का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, समझ के। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो अभी हमने एक नंबर में क्वेश्चन किया था, वो यहाँ पर मैंने 2 नंबर में भी क्वेश्चन है ना रखे हैं ताकि आपको समझ आए, सेम ऐसी क्वेश्चन है। अब क्या बोले, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, ठीक है, कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो विच डिवाइड्स, इनको डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या बचे, 6 हर एक केस में, यानी इसमें से भी 6 बचेगा और इसमें से भी 6 बचेगा। तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा वो इनसे बड़ा तो हो नहीं सकता, यानी छोटा ही होगा, ठीक है, छोटा होगा। अगर दिए गए नंबरों से आंसर छोटा आएगा तो यानी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ध्यान रखना है। तो अभी अभी क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको, ठीक है। तो इसमें से भी 6 माइनस कर देना है और इस नंबर में से भी 6 माइनस कर देना है, जो आएगा उसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, आप करना ट्राई। आगे चेको 8th क्वेश्चन देखो, बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल डिवाइडेड बाय 28 और 32। देखो वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करो जो 28 और 32 से जब डिवाइड किया जाए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 28 32 28 और 32 से, तो रिमाइंडर जो बचे वो 8 और 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर 28 को उस नंबर से डिवाइड किया जाए तो 8 बचे, और 32 को उस नंबर से डिवाइड किया है तो 12 बचे, ठीक है। तो ये अलग टाइप है। देखो इसमें सबसे पहले ये देखो कि नंबर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, जो भी आएगा, तो ये जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर वो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड हो रहा है, अगर ये दोनों नंबर किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो इनसे तो वो नंबर बड़ा ही होगा, है ना। जिन ये दोनों नंबर जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर बचा रहे हैं, ठीक है, तो यानी इन दोनों नंबर से तो वो नंबर बड़ा ही होगा ना, तभी तो ये डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। तो अगर बड़ा आंसर आएगा तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। और एक और इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, आप भी पता लगा सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, ये देखो पहले, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, तो जो भी दिया है आपको 28 दिया हुआ है और
32 दिया है, ठीक है। इनका क्या करो, आप एलसीएम निकालो, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम निकालो आप इसका। तो 2 से करो, 2 14, 2 16, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 4 जा। तो ये तो सबको आता ही होगा, ठीक है, 10th क्लास के बच्चे हो आप लोग। और ये भी नहीं आता तो बेटा 10th छोड़ दो, पहली क्लास में नाम लिखवा लो, ठीक है। अब देखिए, अच्छा सॉरी, यहाँ गलती होगी बेटा, ठीक है। 2 1 जा 2 आएगा और यहाँ पर 7 1 जा 7, ठीक है। और कोई चेक कर लेते हैं, 2 16, 2 7 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है। अब आगे चलो, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ओके। कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 इंटू 7 करो, कितना आएगा, 7 2 जा 14, है ना, और 2 2, ठीक है। हमारा क्या आंसर आया है, 2 2 4, 224, ये एलसीएम आ गया। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। क्या बोल रहे हैं हमसे कि वो नंबर निकालो जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे, तो अगर 28 डिवाइड डिवाइड करेगा तो 8 बचना चाहिए, और 32 डिवाइड करेगा तो 12 बचना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एलसीएम आएगा आपका, जो भी एलसीएम आएगा, है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स, है ना, ऐसे। रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है कि जो एलसीएम आया है उसमें से, ठीक है, जो एलसीएम आया है उसमें से माइनस कर दो, किसको, या तो 28 में से 8 का क्या कर दो आप, है ना, 28 और 8 का डिफरेंस माइनस कर दो, या 32 और 12, अगर दो से ज्यादा भी नंबर दिए तो भी ऐसे करना है, यानी किसी एक नंबर का डिफरेंस माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि इनके जो डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं। देखो 28 में से अगर आप 8 को माइनस करो कितना आएगा, 20 आएगा। 32 में से आप 12 को माइनस करो कितना आएगा, 20 आएगा। देखो सेम आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में आपका ये डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका गलत होगा, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो कभी भी स्मॉलर नंबर बोले कि डिवाइड करो और अलग अलग रिमाइंडर बच रहे हैं, अलग अलग, है ना, रिमाइंडर बच रहे हैं, तो हमेशा ऐसे ही होगा। पहले उन नंबरों का एलसीएम निकाल दो आप, ठीक है, और किसी भी एक नंबर का डिफरेंस माइनस कर दो, क्योंकि सबके सेम होते हैं। तो इसमें से आप क्या कर दो, 20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 204। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यानी हिंदी में अगर आप लिखोगे तो वांछित संख्या लिखोगे, वांछित संख्या, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा 204। समझ आया होगा आपको, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये अलग टाइप था। अब एक लास्ट टाइप और है इसमें, ठीक है, उसे भी मैं देखता हूँ, ठीक है, हम करेंगे अभी। ये टाइप है इन क्वेश्चनों के, एलसीएम के, एचसीएफ के, तो इनको ढंग से करना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट टाइप है इसमें, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, और ये थर्ड। देखो अब यहाँ पर बोले फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, है ना, दैट विल डिवाइड 43, 91 और 183। ऐसा बड़ी संख्या निकालो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालो जो इन तीनों को डिवाइड करे। अब क्योंकि तीनों को डिवाइड करेगी, इसका मतलब छोटी संख्या होगी, वो जो इनको डिवाइड करेगी वो छोटी ही संख्या होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना, वो छोटी संख्या होगी। सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ऐसी संख्या निकालो जो इन तीनों को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर, है ना, आए, ठीक है, हर एक केस में, हर एक केस में सेम संख्या है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और स्पेशल टाइप भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, हर कोई नहीं कर पाता। इसमें हमें कोई नंबर नहीं दिया, कितने रिमाइंडर बचेंगे वो भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो जब भी ऐसा, अब देखो सबसे पहले तो हमें इसमें वो संख्या निकालनी जो इन्हें डिवाइड करे, तो यानी छोटी संख्या आएगी, और छोटी संख्या आएगी तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है हम लोगों को, ठीक है। एचसीएफ कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 43, 91 और 183, ये हमें दिया हुआ है, ये तीन नंबर्स दे रखे हैं, संख्या दे रखी है। बोला हर एक केस में
है ना, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, समान है ना, एक ही शेषफल। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, पहले इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालो, यानी 91 माइनस 43 करो, कितना आएगा, ठीक है, ये 8 और 4, 48 बचेगा ये हमारा, ठीक है। फिर इन दोनों नंबर्स का क्या करो, एल्स वो डिफरेंस निकालो, 183 माइनस 91, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 और 9, 92 आएगा। फिर इन दोनों का, ठीक है, पहले इन दोनों संख्या आप ए बी सी भी मान, ए बी सी, तो पहले ए बी का, फिर बी सी का, और फिर ए सी का, ठीक है, ध्यान रखना, इनको माइनस करो। तो 183 माइनस 43, इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 0 और 14। पहले तीनों का डिफरेंस निकालना है हमें, पहले इन दो नंबर का, फिर इन दो नंबर का, फिर इन दोनों नंबर का, ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ आया। अब आगे, अब ये जो नंबर बचे हैं आपके, है ना, इनके आप क्या कर दो, एचसीएफ निकालो। तो इसके फैक्टर करो पहले, 248, 92 और 140। तो 2 से कट करो, 24, 12, 6, 2 3 जा और 3 1 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 6 जा, 23 और 23, 2 7 जा, 35, और यहाँ पे ये का आपका कटेगा 5 से, 5 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो 48 के क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए। 92 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, 140, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आया, ठीक है। एस एफ क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, देखो 2 कॉमन है तीनों में, ये 2 कॉमन है, 2 लिख दो, फिर ये 2 कॉमन है, 2 लिख दो, ठीक है, और क्या कॉमन है, और तो कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा हमें, ठीक है। तो क्या आ गया, एस आ गया हमारा 4, यानी कि रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर क्या आएगा, 4 आएगा, जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर आएगा डिवाइड होने के बाद। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है अगर आता है तो, कभी भी, समझ आया, ठीक है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और समझना, कोई डाउट हो तो बताना कमेंट करके, क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है इसमें एलसीएम का, कि एक, जैसे मान लो यहाँ पर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच, है ना, डिविजिबल बाय, यहाँ कोई नंबर दिए होंगे, और लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, यानी किसी नंबर से कोई नंबर डिवाइड होगा, वो नंबर निकालो, यानी बड़ा ही आएगा, नंबर से डिवाइड होगा, तो यानी एलसीएम निकालना होगा। और हर एक केस में अगर सेम रिमाइंडर होगा, तो पहले एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसमें वो रिमाइंडर जो है, हर एक केस में जो सेम रिमाइंडर है वो प्लस कर देना, वही आंसर होगा हमारा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, 4 5 टाइप के, ठीक है, ये ध्यान रखना है और हर एक का ट्राई करना, इसके अलावा और कोई एस सी एफ एलसीएम का इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब सेक्शन सी, जो हमारा सेक्शन सी है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ये टाइप जो है ना, ये टाइप जो है वो 2 नंबर में ही आता है, ठीक है, 2 नंबर में। और ये क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन, है ना, आता ही आता है बोर्ड में, ठीक है, 100% एक्यूरेसी है इस क्वेश्चन के आने की। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूव करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें क्या बताता है, कि जो भी हम अज्यूम करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम किसी चीज को रैशनल मानेंगे तो वो रैशनल गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, और अगर वो फिर संख्या रैशनल नहीं, वो इरेशनल हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी उसकी। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के बेस पे हम करते हैं इसको। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करेंगे हम लोग, लेट √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल,
ठीक है, यानी हिंदी में माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये लिखेंगे हिंदी वाले। √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि √5 एक परिमेय संख्या है, तो रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं? पीवाई क्यू की फॉर्म में। आप पीवाई क्यू लिखो, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम ए और बी मानते हैं, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ए अपॉन बी, जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, ए अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन लिखना नहीं भूलना है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। देखो को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ वन होता है और नहीं होता, यानी जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन आता है और कोई उनका फैक्टर ही नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लो कि 3 और 5 है, 3 और 5 है ना, तो 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 के फैक्टर होंगे 1 × 3, और 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 × 5। तो इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सिर्फ वन आएगा, वन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ वन आएगा। हमेशा जो रैशनल नंबर होते हैं, है ना, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो वन होता है, एचसीएफ। ठीक है ना, इसलिए इनको को प्राइम बोलते हैं हम लोग। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ वन आता है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं जहां ए और बी सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य, ठीक है, जिसका एचसीएफ वन आए हमेशा। क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है? जैसे मान लो 10 और 12 लिख दिया मैंने, तो ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाते हैं ना, जैसे 2 5 और 2 6 5/6। अब इनका जो एचसीएफ आएगा वो वन ही आएगा। तो रेशनल नंबर का एचसीएफ हमेशा वन आता है, इसलिए को प्राइम नंबर हमने लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म कर देते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकाल ले, बी को इधर ले जाते हैं, बी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 बी इज इक्वल टू में ए। ये ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, हमें आगे यूज होगा इसका। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। पहला स्टेप क्या है कि √5 को हम क्या करेंगे? रैशनल मानेंगे, रैशनल नंबर है, ए अपॉन बी लिख लिया, और बी को इधर ले आए, है ना, ए की वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ क्या करो? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर हिंदी में। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, √5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए का स्क्वायर, ये कर दिया। तो √5 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 आ जाएगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर बी स्क्वायर यहीं रहने दो, 5 डिवाइड में चला जाएगा, ये आ जाएगा, 5 डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी, जो थ्योरम क्या बताती है कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर, वो संख्या है ना, वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम लिखनी है हमें, ठीक है ना। जैसे 5 जो है वो 5 के स्क्वायर को, यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 5 अगर 5 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, ऐसे ही अगर जो 2 है वो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए, है ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16/2। अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। तो कोई नंबर अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम हमें बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी थ्योरम को लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इफ a² इज divisible by 5, if a² is divisible by 5, then a is also divisible by 5। ये थ्योरम हमें यहाँ पे लिखनी है ध्यान से। ठीक है, कि अगर a² 5 से डिविजिबल है, यदि a² 5 से विभाजित है, तो a 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, यानी अगर या हिंदी में लिखना, यदि 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज हम लोगों को अच्छे से, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आइए अब देखो क्या होगा।
अगर हमने 5, अब देखो अभी हमने क्या लिखा कि 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, तो ए को कौन डिवाइड कर रहा है? 5। अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो किसी ना किसी नंबर से काट रहा होगा, किसी ना, जैसे मान लो मैं 25 है और 25 को मैं 5 से काटू, है ना, डिवाइड करूं, तो 5 से 5 5 ज़ा 25 होगा, यानी 5, है ना, और 5 से डिवाइड किया है, कितने टाइम पे गया है? 5 टाइम पे गया है। तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है ए को, तो मान लो 25 ए है ना, 5 डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम पे कर रहा है वो भी नहीं पता, तो हमने क्या लिया, हम इसकी जगह पे ले लेंगे सी, यानी कोई कांस्टेंट है, कोई अचर पद है, जितने टाइम पे ये नंबर जा रहा है, ये नंबर भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है 5 डिवाइड कर रहा है, तो किसी ना किसी टाइम पे कर रहा होगा, इसलिए हम ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू 5 सी, जहां सी जो है वो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ए भी कुछ हो सकता है और सी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, क्लियर है। अब देखिए ये हो गया। अब यहां से ए की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो, है ना, ए की वैल्यू इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है ना, ए की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, √5b इज इक्वल टू में 5c, यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट यानी समीकरण एक से हिंदी में, ये हो गया। अब वही स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो दोबारा से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, √5b का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5c का स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक समझ आया होगा कि पहले हमने √5 को रैशनल माना, ए अपॉन बी की, ए और बी जहां को प्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ जो है वो 1 होता है, यहाँ से बी को इधर लेके गए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायर किया यहाँ से, ठीक है, एक थ्योरम लगा दी कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर उसको भी डिवाइड करेगा, तो 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों लिखा समझ आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ से पुट करी हमने, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, आगे चलते हैं, स्क्वायरिंग करो, देखो अगर √5 का स्क्वायर करोगे, है ना, √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, 5, ठीक है, और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5b² इस 25 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में, अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाए 5 5 जा, तो क्या आ गया, b² अपॉन 5 इज इक्वल टू में c², ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, अभी हमने a का फैक्टर निकाला था जो कि 5 था, अब यहाँ पे b² को सेम थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर भी, कि अगर 5b² को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा, तो इफ b² इज डिविजिबल बाय 5 then 5 is also divisible by 5, ठीक है। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो 5 भी डिविजिबल होगा 5 से, क्लियर। तो देखो a को भी डिवाइड कर रहा है 5 और b को भी डिवाइड कर रहा है 5, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा था कि a और b जो है वो को प्राइम है, यानी कि इनका तो एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा, ठीक है, वो 1 ही होगा ना, लेकिन यहां पर देखा तो a का भी फैक्टर 5 है, b का भी, यानी यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 5 आ गया, एचसीएफ 5 आ गया, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन फैक्टर है ना, कॉन्ट्राडिक्टर हो गया, ठीक है, विरोधाभास हो गया, कि जो हमने अज्यूम किया वो गलत है, ठीक है, इसका मतलब √5 जो है, अब यहाँ पर देखो वही लाइन लिखनी है अब हमें, जो हम बोल रहे हैं कि भाई ए और बी को प्राइम थे, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आया, ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट है ना अराइज हुआ है, पैदा हुआ है, ठीक है, उत्पन्न हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, हमारी अजम्पशन की वजह से, जो हमने अजम्पशन की थी कि जो √5 है वो रैशनल है, √5 परमेय संख्या है, तो वो गलत है, इसलिए जो √5 होगा वो इरेशनल होगा। अब यहाँ पर वही लाइन आपको यहाँ लिखनी है और बहुत जरूरी है वो लिखना, ठीक है, समझ आया होगा। अब यहाँ पर वही लाइन लिखो, रटने की जरूरत नहीं है, तो हियर हियर a एंड b
ए एंड बी हैव कॉमन कॉमन फैक्टर 5, but A and B are co-prime, है ना। A and B have common factor 5 but A and B are co-prime। A और B के पास कॉमन फैक्टर 5 आया, लेकिन A और B तो co-prime है। दिस contradict fact has arisen by our incorrect assumption। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट हैज अराइजन बाय आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्या, कौन सी अजम्पशन थी? दैट रूट फाइव इज रैशनल, यही अज्यूम किया था हमने, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट हैज अराइजन बाय आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट फाइव इज रैशनल। ठीक है, सो वी conclude that root 5 is irrational। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं। अरे जो समझा है वही तो लिखना है कि ए और बी को प्राइम थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट अराइज हुआ है ना, अरोज हुआ या फिर, ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ? हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन। वो क्या थी कि रूट 5 रैशनल नंबर है, इसलिए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 100% पेपर में आता ही आता है। या तो अब जैसे यहाँ रूट 5 को करा तो यहाँ पे बस नंबर बदल देंगे, रूट 3, रूट 7, ठीक है ना। बाकी पूरा मेथड यही रहेगा, इस क्वेश्चन को करने का मेथड यही है कि रैशनल नंबर मानो, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड करो, ये थ्योरम आपको लगानी है, ये आएगा। ठीक है, तो रूट 3, रूट 5, रूट 7 इसको आपको घर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताना। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि रूट के नंबर के साथ आपको कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, यानी कंबाइन करके दिया होगा। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई में कोई नंबर दिया होगा, या फिर डिवाइड में दिया होगा, या प्लस में दिया होगा, या माइनस में दिया होगा, कंबाइन फॉर्म में दिया होगा, रूट का नंबर अकेला नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे 10th क्वेश्चन में दिया था रूट 5, रूट 3, रूट 7 ऐसे। तो 11 क्वेश्चन में और आपको दिया भी होगा कि गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल, दिया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11, मेथड सेम ही रहेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाएंगे हम लोग। ठीक है, विरोधाभास। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर भी लिख सकते हो। लेट रूट 5 इज रैशनल, माना रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब रूट रैशनल नंबर है तो रूट 5 को, अच्छा है 2√5 + 3 है बच्चों, है ना। 2√5 + 3 लिखना, तो 2√5 + 3, तो 2√5 + 3 क्या है? रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो क्या करेंगे? a/b की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग? फैक्टर निकाल रहे थे, a का फैक्टर, b का फैक्टर, वहां पे कॉमन फैक्टर आया था। ठीक है, जैसे 5 आया था। लेकिन यहाँ में फैक्टर की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो अभी पता लग जाएगा क्यों नहीं होती। तो यहाँ पर जो a और b होते हैं वो कोप्राइम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम वेयर a एंड b आर इंटीजर, वेयर a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, वेयर a एंड b आर इंटीजर, यानी जहां a और b जो है वो पूर्णांक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ 2√5 + 3, ठीक है, या फिर अब हमें रूट 5 को, जो भी रूट का नंबर होगा उसे अकेला छोड़ना है एक साइड। ठीक है, जो भी उसके साथ होंगे बाकी सबको एक साइड कर देना है।
तो 2√5 + 3, तो +3 है, पहले प्लस वाले को उधर ले जाओ, a अपॉन b, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, -3 है ना, अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, √5 यहीं पे रहेगा। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा a माइनस b, 3b हो जाएगा ये, और अपॉन में b, ठीक है, a और b की मल्टीप्लाई 3 से 3b, और b बन जा b। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, और b तो पहले से डिवाइड में बैठा हुआ है, तो इसलिए 2 भी इसके, है ना, साथ आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 अकेला छोड़ दिया, √5 क्या आ गया, a माइनस बी, 3b अपॉन 2b। यहाँ क्या लिखा है हमने, a और b इंटीजर है, इंटीजर का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, a की वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, और पी वाई क्यू की फॉर्म में क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है ये। तो हियर a माइनस 3b अपॉन 2b इज रैशनल, ठीक है। यहां a माइनस 3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है, रैशनल है, ये परिमेय है। अब परिमेय पी वाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन √5 हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखो √5 इज इरेशनल, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय है, तो यहां पर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर इक्वल रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव ही नहीं है कभी भी, ठीक है, जो कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर कभी रैशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। तो अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट अराइज हो गया, ठीक है, विरोधाभास प्रकट हो गया, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट हैज arisen by our incorrect assumption that, है ना, कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट ये अराइज हुआ किसकी वजह से, हमारी इनकरेक्ट assumption की वजह से, वो क्या थी, वो थी 2√5 + 3 इज रैशनल, ये हमने माना था, ये रैशनल नंबर है, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, है ना, अराइज हुआ, विरोधाभास प्रकट हुआ, ठीक है। सो वी conclude that 2√5 + 3 is irrational, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2√5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। तो जब भी आपको रूट के नंबर के साथ अगर कुछ भी दिया होगा, कंबाइंड फॉर्म में दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, है ना, रूट वाले नंबर को एक साइड छोड़ेंगे, बाकी सबको एक साइड ले जाएंगे, है ना, और हमेशा इधर पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर होगा, ये दिया होगा, ठीक है, तो इरेशनल नंबर बराबर हो जाएगा रैशनल नंबर के, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ना, और नीचे लिख देंगे ये जो कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट अराइज हुआ है वो हमारी इनकरेक्ट assumption की वजह से हुआ है, ठीक है, जो हमने माना था रैशनल है, इसलिए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं, मैं इसे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3 bells toll at interval of 9, 12 और 15 minutes respectively, 3 घंटियां जो कि 9, 12 और 15 मिनट के इंटरवल पे, यानी इतना समय के बाद बजती हैं एक दूसरे के। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजना शुरू कर देती हैं, ठीक है, अगर वो इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर,
अगर वो सब एक साथ बजना शुरू कर देते तो कितने समय बाद दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है, एक साथ बजेंगी। तो अब पहले देखो एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें। क्या समझाया था कि जो नंबर दिए हुए हैं देखो कि क्या उनसे बड़ा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो जो घंटियां वो अलग अलग बज रही हैं, पहली घंटी 9 मिनट में, फिर 12 मिनट में, फिर 15 मिनट में, ठीक है। अगर ये एक साथ बजने लगे, है ना, तो इन सबसे बड़ा ही नंबर आएगा ना, ठीक है, इन सबसे बड़ा आएगा। अगर सबकी मिनट को मिला देंगे हम लोग, ठीक है, तो सारे नंबर से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो यानी बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। तो हम इनका तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में एलसीएम 9, 12 और 15। तो पहले 2 से जाएगा, 2 6 जा, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, फिर 3 से, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा, और फिर 5 से जाएगा। ये हो गया। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, है ना, 12 5 60 और 180। यानी 180 मिनट्स के बाद ये तीनों एक साथ टोल करेंगे यानी बजेंगी। तो यहाँ नीचे लाइन लिख देंगे, देयरफॉर वन आफ्टर 180 मिनट्स विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, है ना, 180 मिनट बाद वो तीनों एक साथ बजना शुरू होंगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ लाइन जरूर लिखनी है नीचे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी, है ना, एग्जाम में आ चुका है, और ये वाला भी आ चुका है, ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अब सेमिनार मैनेजमेंट, एक सेमिनार मैनेजमेंट की केस बेस्ड स्टडी दे रखे, क्या बोला है कि एक सेमिनार है जो कि कंडक्ट किया गया है किसके द्वारा, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहां पर पार्टिसिपेंट जो होंगे, है ना, जो हिस्सा ले रहे हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर होंगे, ठीक है, यानी पढ़ाने वाले, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं पार्टिसिपेंट। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हिंदी के जो पार्टिसिपेंट हैं वो 60 है, जो इंग्लिश को पढ़ाने वाले पार्टिसिपेंट है वो 84 है, जो मैथ को पढ़ाने वाले हैं वो 108 है, ठीक है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन तीनों के जो एडुकेटर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी में 60, इंग्लिश में 84, मैथ में 108। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब पहला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है हमसे कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, देखो यहाँ पे ध्यान दो, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, है ना, प्रत्येक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो सेम रहेंगे, आर टू बी सीटेड, ठीक है, बिठाएंगे, एंड ऑल ऑफ देम आर टू बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट। जैसे अगर एक रूम में हिंदी वाले पार्टिसिपेंट है तो हिंदी के ही रहेंगे सारे, दूसरे रूम में भी हिंदी के, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे और सेम सब्जेक्ट के होंगे, सेम सब्जेक्ट एक ही विषय को पढ़ाने वाले होंगे। तो बोला फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। तो हर एक रूम में, है ना, हर एक रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पूछ रहा है हमसे। तो पता करो जरा कि क्या जो नंबर दिए हुए हैं क्या उनसे बड़ा नंबर आएगा या छोटा नंबर आएगा। तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैं हिंदी वाले टीचरों को क्या करता हूं, रूम में डिवाइड करता हूं बराबर बराबर, अगर मैं 60 को बराबर बराबर डिवाइड करूं तो 60 से क्या बड़ा नंबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, छोटा ही आएगा इससे, ठीक है। ऐसे 84 इंग्लिश के एडुकेटर है, अगर इनको डिवाइड किया जाए बराबर बराबर तो क्या इनसे बड़ा नंबर आएगा 84 से, बिल्कुल नहीं आएगा, छोटा ही नंबर आएगा। क्योंकि बराबर बराबर किसी चीज को डिवाइड करो तो जो नंबर है उससे छोटा ही आंसर आएगा। अब छोटा आ रहा है तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो तीनों का क्या कर दो, है ना, एचसीएफ निकाल दो तीनों का, ठीक है, तीनों का एलसीएम फाइंड कर दो, सॉरी एचसीएफ 60, 84, 108, 2 से कट कर दो,
ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, प्राइम फैक्टर। तो 60 के प्राइम फैक्टर क्या आए, 2 × 2 × 3 × 5। 84 के फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 3 × 7। 108 के फैक्टर क्या हुए, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2 लिखो, मल्टीप्लाई, और क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, लिख दो। और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, लिख दो। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा कितना, 12। यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने होंगे हर एक रूम में, 12, 12 होंगे, 12। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ participant in each room is equal to 12। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट की संख्या है, वांछित संख्या है हर एक रूम में, वो 12 होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब यहाँ पे हमें पता करा कि हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट बिठाए जाएंगे, तो 12 बिठाए जाएंगे एक रूम में। अब बोला कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम चाहिए हमें, है ना, कितने रूम हमें चाहिए। तो एक बात बताओ, एक रूम में 12 हैं, ठीक है, एक रूम में अगर 12 पार्टिसिपेंट बैठेंगे तो टोटल कर लो इनका, टोटल। ठीक है, टोटल करके 12 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो पता लग जाएगी कितने रूम हमें चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम। ठीक है, तो टोटल कर दो, सबका टोटल कर दो, कितना आ जाएगा, तो टोटल पार्टिसिपेंट ठीक है, या लिख देना टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, प्लस कर दो 60 + 84 + 108, कितना हो जाएगा, 252। कितना आ जाएगा, 252 पार्टिसिपेंट हो जाएगा। अब तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स, मिनिमम रूम्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेंट है 252, एक रूम में कितने हैं, 12, एक रूम में कितने हैं, 12। 12 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 12 2 जा 12 1 जा, यानी 21 रूम्स। ठीक है, 21 रूम्स हमें, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स 21 चाहिए। ठीक है, उनको बिठाने के लिए, क्लियर है। आगे बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ 60, 84 और 108, तीनों का एलसीएम निकाल दो। तो ये तो आप कर ही लोगे एलसीएम निकालना। ठीक है, तो ये आपका रियल नंबर यहाँ कंप्लीट होता है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। एलसीएम का, एचसीएफ का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सारे टाइप मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका रियल नंबर का। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना घर जाके। अगर ये पीडीएफ किसी को चाहिए तो वो कमेंट कर देगा। ठीक है, तो कमेंट में उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।